हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एसपी स्टडी क्लासेस के एक और बेहतर वीडियो पर। तो बच्चों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स के बारे में। फिजिक्स की बच्चों आपकी जो बुक है यानी कि जो किताब है, उस पूरी किताब के सबसे जो महत्वपूर्ण 2 या फिर 3 नंबर वाले जो न्यूमेरिकल्स हैं, इन 2 या 3 नंबर वाले न्यूमेरिकल्स को पढ़ने वाले हैं। और ऐसे न्यूमेरिकल हैं जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आ चुके हैं। आज के बाद आपको न्यूमेरिकल की टेंशन नहीं लेना है, बस आपको आज का लेक्चर अच्छे से ध्यान से समझना है और एक एक क्वेश्चन को, एक एक टॉपिक को अच्छे से समझकर चलना है ताकि आपको न्यूमेरिकल में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अगर बच्चों आपके पास अभी 10 दिन समय बचा है, मान लीजिए अभी आपके पास 10 दिन का समय है, तो इन 10 दिन में आपको क्या करना है, आपको अपनी स्टडी जो करनी है उस 10वें दिन में आपको पूरे 10 दिन का 100% आपको अपनी स्टडी को देना है। अब वो मैं नहीं कहता हूँ कि आप सिर्फ फिजिक्स को दो, आपके पास हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जो कुछ भी सब्जेक्ट है उन सभी सब्जेक्ट में आपको स्टडी पर फोकस करना है। आपके पास जो कुछ भी समय बचा है, एनीथिंग, अगर आपके पास 1 मिनट का भी समय है तो उस समय को भी आप अपनी स्टडी में लगाइए, उस 100% उसे यूज करिएगा, तभी आप बोर्ड एग्जाम में अच्छा कर सकते हो, अच्छे नंबर ला सकते हो। अन्यथा मैं आपको सिर्फ गाइड कर सकता हूँ, ना ही आपकी कॉपी लिख सकता हूँ। ठीक है, लिखना आपको है, पढ़ना आपको है, समझना आपको है, समझाने की जिम्मेदारी मेरी। मैं वो सारा कंटेंट प्रोवाइड कराऊंगा जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन 2024 के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। देखिए बच्चों, फर्स्ट न्यूमेरिकल क्या है, इसको ध्यान से समझिए। देखिए फर्स्ट न्यूमेरिकल में क्या कह रहा है, इसको आपको समझना है। देखिए 2 बिंदु आवेशों को, हमारे पास 2 बिंदु आवेश हैं, उनको क्या किया जाए, वायु में एक निश्चित दूरी पर रखने पर, सबसे पहले क्या किया जाता है, उनको वायु में एक निश्चित दूरी पर रखने पर उनके बीच 80 न्यूटन का बल कार्य करता है। उनके बीच में क्या किया जाता है, 80 न्यूटन का बल कार्य करता है। अब क्या किया जाता है, इन्हीं आवेशों को एक परावैद्युत में इतनी ही दूरी पर रखने पर रखा जाता है। इनको क्या किया जाता है, ये जो 2 आवेश है जिन पर जब उनको वायु में रखा जाता है तो उन पर 80 न्यूटन का बल कार्य करता है। कितना कार्य करता है, 80 न्यूटन का। अब इन्हीं दोनों आवेशों को अगर एक परावैद्युत माध्यम में रखा जाता है तो इतनी ही दूरी पर रखा जाता है, तो इस पर 8 न्यूटन का बल कार्य करता है, तो इस पर जो बल लगता है वो 8 न्यूटन हो जाता है। ठीक है, इनको क्या किया जाए, जब एक परावैद्युत माध्यम में रखा जाता है तो इन पर जो बल लगता है वो 8 न्यूटन हो जाता है। अब बता रहा है कि माध्यम का परावैद्युतांक का मान ज्ञात कीजिए, यानी कि जो परावैद्युतांक का मान होगा जिसमें रखने पर इसका बल जो इतना कम हो जाता है, वो माध्यम कौन सा होगा, उस माध्यम का आपको मान बताना है, उस माध्यम का कितना मान होगा। तो बच्चों हमारे यहाँ पर 2 कंडीशंस हैं, इसमें हम सबसे पहले नोट करेंगे गिवन वैल्यू, गिवन वैल्यू। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को हम अगर गिवन वैल्यूज की बात करें तो यहाँ पर हमें इन 2 आवेशों के बीच की दूरी, बच्चों दूरी को हम लिखते हैं r से, तो दूरी हमारी r हो गई। ठीक है, कामा। अब इन दोनों के बीच में जो बल लग रहा है वो कितना लग रहा है, F = 80 न्यूटन का। पहले हम 80 न्यूटन के लिए सॉल्व करेंगे, तो 80 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है। ठीक है, एक निश्चित दूरी पर रखे गए हैं, तो अगर 80 न्यूटन का बल कार्य कर रहा हो, यहाँ पर जो आवेश होगा वो बच्चों क्या होगा, हमारा Q होगा, सॉरी बच्चों Q आवेश होगा। ठीक है, अगर बच्चों हमें एक सूत्र पता है, अगर आपने एक सूत्र पढ़ा होगा तो वहां से सबसे पहले बच्चों 80 न्यूटन के लिए सॉल्व करेंगे, फिर इससे आगे सॉल्व करेंगे। एक सूत्र हमने पढ़ा था, F = होता है 1/4πε0। अब देखिए यहाँ पर वायु की बात कर रहा है तो यहाँ पर कोई माध्यम, परावैद्युतांक माध्यम नहीं आएगा। क्या होता है, Q²/r²। ठीक है, ये सूत्र हमने एक पढ़ा था, Q²/r²। या फिर आपने ये भी पढ़ा होगा Q1 Q2 अपॉन r² होता है। ठीक है, तो आप कोई टेंशन नहीं, Q² आप मान लीजिए, क्योंकि यहाँ पर एक ही आवेश है, Q²/r। ठीक है, r²। अब बच्चों में क्या करना है, यहाँ पर ध्यान से समझिए, यहाँ पर जो बच्चों बल लग रहा है वो कितना लग रहा है, 80 न्यूटन का। ठीक है, 80 न्यूटन हो गया, 1/4πε0 हो गया। ठीक है, इंटू में क्या हो जाता है, Q², अपॉन में बच्चों हमारा r² है। ठीक है, Q² है, अपॉन में r² है। ठीक है, यहाँ तक हमें समझ में आया। ये हमारा मान लिया हमने इक्वेशन नंबर 1, इसको मान लिया समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब हमें बच्चों यहाँ पर देखिए, फिर हमें जो बल का मान दे रहा है इसको F' मान लेते हैं। फिर कह रहा है इस पर अगर 8 न्यूटन बल हो जाता है तो परावैद्युतांक का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर बच्चों आपको दूरी वही रहेगी, आवेश वही रहेगा। ठीक है, परावैद्युतांक को हम लिख लेते हैं बच्चों K से। अब यहाँ पर हमें K निकालना है, K हमसे पूछा गया, K = क्वेश्चन मार्क। अब बच्चों हम F = सूत्र क्या लगाएंगे, अब हमारे पास एक सूत्र हो जाएगा 1/4πε0 K हो जाता है, इंटू में क्या होता है, Q² होता है, अपॉन में बच्चों r² होता है। यहाँ पर परावैद्युतांक माध्यम लेना है हमें। ठीक है, चूंकि हमें पता है यहाँ पर F' है, F' का मान यहाँ पर बच्चों कितना दिया गया, 8 न्यूटन हो गया, अपॉन में क्या हो गया, 1/4πε0 K, इंटू में Q² अपॉन में होता है बच्चों r² हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया। अगर बच्चों यहाँ पर देखिए, अगर 8 न्यूटन, बच्चों 8 न्यूटन, ये ना आप रहने दे लिखने को, तब भी कोई दिक्कत नहीं, 8 इधर हो गया। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर अगर हम 1/k को बाहर निकाल लें, 1/k को हमने बाहर निकाल लिया तो ऊपर हमारा क्या बचा, 1/4πε0 बचा, इधर इंटू में बचा Q² अपॉन में
आर स्क्वायर। ठीक है, इतना ही बचा हमारा, इतना बचा। आपको सही से दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? ठीक है, आपको इतना समझ में आ रहा है कि यहाँ तक आपको हर एक चीज़ समझ में आई है। ठीक है, अगर बच्चों यहाँ तक आपको समझ में आ गया तो हमारा देखिए इधर जो हमारा 1/4πε0 आया है इंटू 1/4πε0 इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ये किसके बराबर है? देखिए बच्चों यहाँ पर आप देखिए समीकरण 1 में ये बच्चों जो इतना जो आपका जो ब्रैकेट के अंदर लिखा गया है, ये वाला मान लिखा गया है, ये बच्चों किसके बराबर है? 80 बराबर है। यानी कि 80 इक्वल टू कितना लिखा गया? ए लिखा गया और वही वैल्यू यहाँ पर लिखी गई है। अगर बच्चों इस ब्रैकेट को हटाकर पूरा मान हटा दें और इसके स्थान पर हम 80 लिख दें तो हमारा बिल्कुल सही होगा, गलत नहीं होगा। ठीक है, तो इसके आगे देखिए तो क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा इक्वल टू 1/k हो जाएगा, इंटू में हमारा 80 हो जाएगा। यानी कि इस पूरे के स्थान पर हमने 80 रख दिया। ठीक है, या आप यहाँ पर लिख सकते हैं समीकरण 1 से मान रखने पर। ठीक है, अब हमारा 80 हो गया। अब इसकी तिरछा गुणा हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों? 8 हो जाएगा इक्वल टू 80 अपॉन के हो जाएगा। ठीक है, इसके बटे में हम 1 मानकर के तो 8 के हो जाएगा इक्वल टू हमारा 80 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब क्या हो जाएगा? 80 हो जाएगा। अब हमें चाहिए यहाँ पर क्या? के चाहिए। के इक्वल टू क्या हो जाएगा? 80 अपॉन बच्चों क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा और 8 × 8 यानी कि 8 × 80। यानी कि जो बच्चों हमारा के का मान आ गया वो आ गया हमारा 10। जो बच्चों हमारा परावैद्युतांक का माध्यम था जिसका हमसे मान पूछा गया था उसका मान आया है 10 और यही बच्चों हमारा इसका आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर हमसे क्या पूछा गया था? माध्यम का परावैद्युतांक ज्ञात कीजिए और माध्यम का परावैद्युतांक जो हमारा के आया है वो कितना आया है? 10 आया है। यही हमारा इसका आंसर है। इस तरीके से आपको हर एक न्यूमेरिकल को अच्छे तरीके से यानी कि स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन के साथ सॉल्व करना रहता है। ठीक है, अगला देखिए बच्चों। देखिए बच्चों दूसरा हमारा न्यूमेरिकल क्या है इसको भी ध्यान से समझिए। देखिए इसमें कह रहा है कि 5 × 10⁻⁸ कूलाम बिंदु आवेश से, यानी कि 5 × 10⁻⁸ कूलाम बिंदु आवेश से कितनी दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 450 वोल्ट प्रति मीटर होगी। यानी कि इसको आपको बताना है कितनी दूरी पर इसकी जो तीव्रता होगी वो इतने वोल्ट होगी। अब बच्चों अगर हम बात करें यहाँ पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी। ठीक, अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को अगर हम निकालें तो हमने एक सूत्र पढ़ा था। अगर हम यहाँ पर सबसे पहले नोट कर लें गिवन वैल्यू, यानी कि कुछ वैल्यू जो हमें दी गई। यहाँ पर इतने कूलाम आवेश, यानी कि बच्चों यहाँ पर हमें जो Q का मान जो है वो हमें ऑलरेडी दिया गया। कितना दिया गया? 5 में इंटू 10⁻⁻⁸ ठीक है, C4 कूलाम। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को लिखते हैं बच्चों E इक्वल टू में यहाँ पर दे दिया गया 450 वोल्ट प्रति मीटर। ठीक है, ये मान हमें दे दिए गए। यहाँ से हमसे पूछेगा कितनी दूरी पर रखा जाए, यानी कि बच्चों यहाँ पर जो R है R का मान हमसे पूछा जा रहा है। अब बच्चों एक आपको सूत्र पढ़ा होगा आपने, E इक्वल टू होता है 1/4πε0 होता है Q/r² होता है। ये सूत्र अगर आपने पढ़ा है तो इसी में हम मान रखेंगे। चूँकि हमें ये चीज़ भी पता है कि 1/4πε जो नॉट होता है इसका एक मान होता है जो होता है कांस्टेंट 9 × 10⁹। ये मान हम इस 1/4πε0 के स्थान पर रख देंगे। ठीक है, तो हमारा E का मान हमें पहले से दिया गया कितना होता है? 450 दिया गया है। ठीक है, इंटू में हमें 1/4πε0 के स्थान पर रखना है ये वाला मान। अब हमें Q हमें दिया गया, कितना दिया गया? 5 × 10⁻⁸ अपॉन में हमें R² जो है उसको निकालना है। ठीक है, अपॉन R² निकालना है। अब देखिए अगर इसके बटे में 1 मान लें और इसके बटे में 1 मान लें, ठीक है, तब हमारा क्या हो जाएगा? जो R² है इस 450 के साथ में आ जाएगा। किसके साथ में आ जाएगा? 450 के साथ में आ जाएगा। या फिर हम R² निकालेंगे तो 450 ही हमारा नीचे आ जाएगा। तो देखिए बच्चों, देखिए इधर अगर हम R निकालेंगे यहाँ पर तो 450 से हमारा नीचे आ जाएगा। देखिए R² इक्वल टू क्या हो जाएगा? इधर बचेगा 9 इंटू में 10⁻9 इंटू में बचेगा आपका ये वाला 5 × 10⁻⁸ अपॉन में आ जाएगा ये 450 जो है ये आपका नीचे आ जाएगा। ठीक है, अगर बच्चों इसको भाग करोगे R² इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5 नेम कितने होते हैं? 45 होते हैं। अपॉन में क्या बचेगा? 10⁻1 बचेगी, यानी कि 9 प्लस की है 8 माइनस की 1 तो कम हो जाएगी, यानी कि अपॉन में क्या बचेगा? 450 बचेगा। R² इक्वल टू बच्चों क्या हो जाएगा? 450 और इसका 1 का मतलब है इसके आगे हम एक जीरो बढ़ा सकते हैं। ठीक है, 45 के आगे एक जीरो बढ़ा सकते हैं। ठीक है, या फिर आप अगर जीरो ना बढ़ाएं इस 1 घात का मतलब इसमें आप 10 से गुणा कर सकते हो। अपॉन में 450 है बच्चों। अगर आप इसको सॉल्व कर लेना तो आपका R का जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा 1 मीटर। ठीक है, आप इसको सॉल्व करना 450 हो जाएगा, अपॉन में 450 भाग दे देना 1 आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व कर लेना। ठीक है,
सॉल्व कर दिया, आप क्या सॉल्व करोगे, ठीक है आप लोग। ठीक देखिए, यानी कि जो हमें यहाँ पर आवेश भी दिए गए, तो जो हमसे आवेश से कितनी दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतनी होगी, तो आपको पता है कि वहाँ से 1 मीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है इतनी होगी। ठीक है, 1 मीटर की दूरी पर अगर हम रखते हैं तो 450 वोल्ट इसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। ठीक है, अगला न्यूमेरिकल देखिए बच्चों। अगला न्यूमेरिकल क्या है, इसको भी ध्यान से समझिए। इसमें कहा जा रहा है एक अनंत लंबाई के एक समान आवेशी सीधे चालक तार पर, जो चालक तार है उसका रेखीय आवेश घनत्व हमें दिया गया 10 × 10⁻⁸ कूलाम प्रति मीटर है। तार से 2 सेंटीमीटर दूर पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। यानी कि तार से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर हमें उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है उसका मान ज्ञात करना है। ठीक है, यानी कि इससे जो 2 सेंटीमीटर की दूरी पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो सबसे पहले बच्चों में यहाँ पर हर एक क्वेश्चन की तरह नोट कर लेंगे हमारे जो गिवन वैल्यूज दी गई है। ठीक है, अब गिवन वैल्यू में क्या किया गया कि अनंत लंबाई के एक समान आवेशित चालक तार का रेखीय आवेश घनत्व। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर रेखीय आवेश घनत्व को हम लैम्डा से लिख लेते हैं। ठीक है, इसको हम लिख लेते हैं कितना है, 10 × 10⁻⁸ कितना है, -8 है। ठीक है, कूलाम प्रति मीटर है। ठीक है, अब यहाँ से तार से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तार जो है इससे कितनी दूरी पर है बच्चों, 2 सेंटीमीटर की दूरी पर है। यानी कि जो बच्चों आर का मान दिया गया 2 सेंटीमीटर दिया गया। इस सेंटीमीटर से हमारा काम नहीं चलेगा, हम इसको चेंज कर लेंगे मीटर में, तो 2 × 10⁻⁻2 मीटर हो जाएगा। आप कह रहा है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बच्चों होता है E हमसे क्वेश्चन मार्क हमसे E पूछा गया है। ठीक है, अब चूंकि हम पीछे सूत्र पढ़ के आ रहे हैं, E क्या होता है, 1/4πε0 होता है Q/R होता है। लेकिन यहाँ पर Q क्या है, आवेश है नहीं, तो हम इस सूत्र को क्या लिखेंगे, E लिखेंगे 1/4πε0 इंटू में 2 लैम्डा लिख के अपॉन में करेंगे हम R। ठीक है, अब देखिए, अब इसी में हमको मान रखना है, ये जो हमारा सूत्र आ गया E आप मान लीजिए। ठीक है, इसको आप अलग कर दीजिए। ठीक है, इधर ये वाला सूत्र है, इसी में हमको मान रखना है। तो E क्या हो जाएगा, इसको ध्यान से समझिए। देखिए 1/4πε0 का मान होता है, मैंने आपको बता दिया 9 × 10⁻9 होता है। इंटू में अब आपको 2 है, गुणे में आपको लैम्डा का मान, एक तरीके से हमें रेखीय आवेश घनत्व, आप लैम्डा ना लिखें तो आप सीधे लिखेंगे रेखीय आवेश घनत्व। ठीक है, आप रो भी लिख सकते हैं। रेखीय आवेश घनत्व हमें कितना दिया गया, 10 × 10⁻⁻8 दिया गया। ठीक है, अपोन में R का मान दिया गया, R का मान कितना, 2 × 10⁻2 है। और बच्चों 10⁻2 है, इसको हम ले जाएंगे ऊपर और 2 से 2 को कर देंगे हम कैंसिल। 10⁻2 है जो ऊपर चले जाएंगे, ये किसके हो जाएंगे, 10⁻2 हो जाएंगे प्लस के। ठीक है, इधर से कटेंगे और 9 2 11 हो जाएंगे। तो देखिए अभी इसका इधर देखिएगा। ठीक है, देखिए बच्चों E क्या हमारा हो जाएगा, देखिए इधर ध्यान से देखिए, E क्या हो जाएगा, इधर 9 है। देखिए 10⁻2 तो इधर क्या हो जाएगा, 9 गुणे में क्या हो जाएगा, देखिए 10⁻8 है और 9 2 कितने होते हैं, 11 में से अगर हम 8 घटाएंगे तो 10⁻3 बचेंगे, माइनस के नहीं प्लस के 3 बचेंगे, 10⁻+3 बच जाएंगे 9। और गुणे में क्या बचेगा, हमारा 10 भी है, तो 9 दशामन कितने हो जाएंगे, 90 हो जाएंगे, आप अगर गुणा करना चाहें। और E हमारा जो मान आ जाएगा, ये आ जाएगा 90 × 10⁻+3 आ जाएगा। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतनी हो जाएगी। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम। अगर आप इसको और भी सही करके लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं E = 9 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक है बच्चों, इस तरीके से आप इनको सॉल्व करके अच्छे से मान लिख लोगे। ठीक है, और अगर आप लोगों के मन में आ रहा हो कि ये 2 कैसे आए, तो बच्चों यहाँ पर Q1 Q2 होता है, उसी के जगह पर Q1 Q2 2 है, तो इसीलिए मैं रेखीय आवेश घनत्व 1 दिया गया, इसीलिए 2 आए हैं। ठीक है, ऐसे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, ये तो आपको इतना तो पता है। ठीक है, अगला न्यूमेरिकल देखिए बच्चों। तो देखिए बच्चों, चौथा जो न्यूमेरिकल है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, और मैं कह सकता हूं कि अगर ये न्यूमेरिकल आपके बोर्ड एग्जाम में आया तो सीधा बच्चों ये 5 नंबर में आएगा। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। ये न्यूमेरिकल एक जो है बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है और काफी अच्छा न्यूमेरिकल। देखिए इस न्यूमेरिकल को ध्यान से समझिएगा। देखिए संधारित्रों के दिए गए नेटवर्क में, देखिए ये आपको एक संधारित्र दिया गया, इन संधारित्रों के दिए गए नेटवर्क में यानी कि एक जाल में, ठीक है, बिंदु ए तथा और वी, यानी कि बिंदु ए और वी, ठीक है, के बीच तुल्य धारिता ज्ञात की। यानी कि बिंदु ए और बी के बीच में हमें कुल धारिता क्या निकालना है, तुल्य धारिता निकालनी है, यानी कि कुल धारिता निकालनी है। ठीक है, और 4 माइक्रोफैरड संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर की गणना कीजिए। और क्या करना है आपको, 4 माइक्रोफैरड के जो संधारित्र की एक प्लेट लगी है, इसके बीच आपको विभवांतर भी निकालना है। एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, इसको हम करेंगे अब सॉल्व। यहां पर आप हेडिंग लगा सकते हो, सॉल्व, हल करेंगे। ठीक है,
बच्चों इसको हल करने के लिए अगर हम चाहें तो इनको संधारित्र जो है इनको नाम दे सकते हैं। एक को C1 दे देंगे, दूसरे को C2 दे देंगे, तीसरे को C3 दे देंगे, ऐसे हम इनको नाम दे सकते हैं। ठीक है, जैसे बच्चों पहले वाला संधारित्र इसको हमने नाम दे दिया C1, इसको नाम दे दिया C2, इसको नाम दे दिया C3। ठीक है, इधर आए C4, C5, C6, हमने 6 संधारित्र लगे हैं, इनको नाम हमने दे दिए C1, C2, C3, C4, C5, C6। आप चाहे इनको नाम दे सकते हो ताकि हमें सॉल्व करने में थोड़ी आसानी हो जाए और आपको भी अच्छे से समझ में आ जाए। अब आपको दिखाई दे रहा है कि C1, C2 और C3 ये तीनों एक लाइन में, यानी कि एक के ऊपर एक लगा हुआ है। तीनों किस क्रम में लगे बच्चों? समांतर क्रम में लगे हुए हैं। तो हम सॉल्व करेंगे। माना C1, C2 तथा C3 समांतर क्रम में जुड़े हैं। ठीक है, किस क्रम में जुड़े हैं? तीनों समांतर क्रम में। समांतर क्रम का आपको हम इसको यहाँ पर C इक्वल टू क्या होता है, हम इसको C डैश मान लेंगे। क्या होता है? C1 प्लस C2 होता है प्लस C3 होता है। आप जितने चाहें उतने संधारित्र जोड़ सकते हैं। हमने यहाँ पर C डैश इसलिए मान लिया क्योंकि हमें और भी सॉल्व करना है। अब बच्चों यहाँ पर C1 हो चाहे C2 हो चाहे C3, तीनों के मान कितने हैं? 3 माइक्रोफेरेड। तो 3 + 3 + 3, यानी कि अगर हम इनको जोड़ें तो आ गया 9। और किस में? माइक्रोफेरेड में। यानी कि बच्चों हमारा C डैश इक्वल टू एक मान आ गया है 9 μF। इसको आप ऐसे लिख दीजिएगा। ठीक है, अब बच्चों इन तीनों को जब हमने सॉल्व किया, इनको हल किया है, तो इन तीनों के स्थान पर एक संधारित्र आया है जो आया है 9 μF का, 9 माइक्रोफेरेड का। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर जो 9 माइक्रोफेरेड का आया है और ये दोनों किस क्रम में अब हो जाएंगे? श्रेणी क्रम में हो जाएंगे ना, दोनों एक ही तार में हो जाएंगे ना, तो श्रेणी क्रम में। तो हम लिखेंगे माना ये कौन सा है बच्चों? C4 बच्चों, तथा C डैश श्रेणी क्रम में है। किस क्रम में है बच्चों? श्रेणी क्रम में। किस क्रम में है बच्चों? श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम का सूत्र होता है 1/C इक्वल टू होता है 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। आप जितने चाहें उतने जोड़ सकते हैं। तो हमने यहाँ पर C डैश माना था, इसको हम बच्चों मान लेंगे C डबल डैश, ताकि हमको सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? देखिए 1/C डबल डैश इक्वल टू हो जाएगा बच्चों C1, यानी कि पहला कितना दिया गया? 1/8 की मतलब 1/18, ये 18 माइक्रोफेरेड का है, प्लस दूसरा क्या है? 1/9, यानी कि दूसरा 9 माइक्रोफेरेड का है। 18 और 9 में बच्चों जो आप लासा निकालोगे, इसका एलसीएम निकालोगे, और अगर आपको नहीं पता है एलसीएम भी सीखना चाहें तो देखिए आपको 18 लिखना है और 9 लिखना है। आप इसको सबसे पहले आप 2 से काटने का प्रयास कीजिए। 2 नेम कितने होते हैं? 18 कॉमन 9। ठीक है, 2 से कट गए। अब इसको 3 से काटिए, 3 तियां है 9, 3 तियां है 9। अब फिर 3 से काटिए, 3 एकन 3, 3 एकन 3। अब इनकी गुणा करिए, 3 तियां 9 और 9 दून कितने होते हैं? 18। तो इसका बच्चों लासा जो आएगा वो 18 आएगा जाएगा। ठीक है, अब 18 को इसमें भाग दोगे तो एक बार आएगा, तो 1 गुणे 1 हो जाएगा, प्लस बच्चों अब 9 1 लिखा है, गुणे इसमें लगाएंगे 9 2 बार जाएगा तो 2 हो जाएंगे। इधर देखिए कितना हो गया? 1 गुणे 1 तो 1 ही रहेगा, प्लस 2 एकन 2 ही रहेंगे, प्लस 18 रहेंगे। ठीक है, इसको देखिए तो C डबल डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा? इधर देखिए ध्यान से, C डबल डैश इक्वल टू हो जाएगा 2 और 1 कितने हो जाएंगे बच्चों? 3 बटे हमारा हो जाएगा 18। अब अगर C डबल डैश हमें चाहिए तो इसकी उल्टा हो जाएंगे, यानी कि C डबल डैश इक्वल टू हो जाएगा 18/3 और इसका आएगा चाहे 6 तियां 18, 6 आ जाएगा। यानी कि बच्चों C डबल डैश का जो मान आ जाएगा 6 μF, यानी कि 6 माइक्रोफेरेड आ जाएगा। कितना आ जाएगा? C डबल डैश का मान आ जाएगा 6 माइक्रोफेरेड। यानी कि बच्चों ये जो आपका पूरा यहाँ पर लगा हुआ है, एक तरीके से कई सारे तार लगे हुए थे, कई सारे संधारित्र लगे हुए थे, इनको जब हमने सॉल्व कर लिया तो हमारा सॉल्व करने के बाद सिर्फ एक संधारित्र बचा है, वो बचा है इस तार में A भी नहीं रहा, A भी एक भी नहीं रहे, सिर्फ एक बचा है, वो बचा है हमारा बच्चों 6 μF का, यानी कि 6 माइक्रोफेरेड का। ठीक है, अब बच्चों ये जो 6 माइक्रोफेरेड का बचा है और ये आपका जो नीचे 6 माइक्रोफेरेड का लगा है, ये दोनों किस क्रम में लगे हैं? समांतर क्रम में। हम लिखेंगे हम, और जो हमने 6 माइक्रोफेरेड आया ये हमारा कौन सा आया है? C डबल डैश। हम लिखेंगे C डबल डैश तथा, और ये कौन सा है बच्चों? C5। C5 समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है या फिर जुड़े हैं। ठीक है, अब बच्चों इसको मान लेंगे हम C ट्रिपल डैश। C
क्या हो जाएगा, C1 होता है प्लस C2, यानी कि जितने चाहे हम उतने जोड़ सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, C ट्रिपल डैश इक्वल टू हो जाएगा, पहला हमारा कितना माइक्रोफैराड का है, आया है 6 माइक्रोफैराड का है, और दूसरा भी हमारा 6 माइक्रोफैराड का है, यानी कि 12 म्यू एफ हो जाएगा। यानी कि बच्चों C ट्रिपल डैश इक्वल टू आ जाएगा 12 म्यू एफ। ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर देखिएगा, इस पूरे को जो हमने सॉल्व किया है, इसको यानी कि ये पूरा सब कुछ हमने जब सॉल्व कर लिया है तो हमारे पास सिर्फ एक संधारित्र बचा है, वो यहाँ पर बचा है 12 म्यू एफ, 12 माइक्रोफैराड का। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया। अब बच्चों हमारे पास सिर्फ दो संधारित्र बचे हैं, एक ये वाला 12 माइक्रोफैराड का बचा है और ये हमारा C6 बचा है। ठीक है, दो ही बचे हैं, और ये दोनों मान लीजिए एक तार हो गया तो किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। तो बस हमें इनको सॉल्व करना है, बाद में इसका विभवांतर निकाल लेंगे। माना, इधर देख लीजिएगा। ठीक है, माना ये हमारा पहला कौन सा C6 है, तथा अब हमने जो निकाला है 12 जो आया वो बच्चों हमारा है C ट्रिपल डैश, क्या है, C ट्रिपल डैश। C6 तथा C ट्रिपल डैश किस क्रम में लगे हैं, श्रेणी क्रम में है। किस क्रम में है बच्चों, श्रेणी क्रम में है। ठीक है, श्रेणी क्रम का सूत्र आपको पता ही है, 1/C इक्वल टू होता है 1/C1 प्लस 1/C2, आप जितने चाहो उतने जोड़ सकते हैं। यहाँ पर हमें फाइनली आंसर चाहिए, तुल्यधारिता चाहिए, इसको इसमें C ही रखेंगे। पहला हमारा क्या है बच्चों, 1/C इक्वल टू का मान कितना है, 4 माइक्रोफैराड है। ठीक है, ये हमारा हो गया 4 माइक्रोफैराड, प्लस हमारा कितना है, दूसरा वाला कितना है, 12 माइक्रोफैराड, यानी कि दूसरा क्या हो जाएगा, 1/12 माइक्रोफैराड। अब जो बच्चों 4 और 12 का आप लासा निकाल लोगे, मैंने आपको लासा निकालना बता दिया, इस तरीके से आप लोग लासा निकाल लेना है इसका। ठीक है, जब बच्चों आप इसका लासा निकालोगे तो 4 और 12 का लासा आएगा 12 ही। ठीक है, अब देखिए 4 को अगर इसमें भाग करोगे तो 3 बार जाएगा, तो और 1 के 3 में गुणा करोगे 3 आ जाएगा, 12 1 12 यानी कि 1 ही रहेगा। ठीक है, तो 1/C इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, 4 हो जाएगा 12, और अगर C चाहिए हमें तो हो जाएगा 12/4, यानी कि 4 3 12, यानी कि बच्चों C का जो मान आ गया वो आ गया हमारा 3 चक्कू 12, 3 म्यू एफ। अब बच्चों इसकी जो तुल्यधारिता बिंदु और ए के बीच में आती है वो हमारी आई है तुल्यधारिता 3 माइक्रोफैराड, इसी को हम लिख देंगे तुल्य धारिता। तुल्यधारिता कितनी आ गई बच्चों, 3 माइक्रोफैराड, जो से हमसे पूछी जा रही थी। अब बच्चों हमने क्या किया, बिंदु और ए और बी के बीच हमने तुल्यधारिता को 2 ज्ञात कर लिए। ठीक है, अब कह रहा है 4 माइक्रोफैराड संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। बच्चों 4 माइक्रोफैराड का जो संधारित्र, इसकी प्लेटों के बीच हमें विभवांतर निकालना है। ठीक है, अब विभवांतर निकालने के लिए हम क्या करेंगे बच्चों, ए और बी के बीच में हमें तुल्यधारिता कितनी आई है, हमारी 3 आई है, वो तो हमें पता ही है। अब हमें विभवांतर निकालना है। विभवांतर निकालने के लिए आपने एक सूत्र पढ़ा था, C इक्वल टू आपने पढ़ा था Q/B, Q/B पढ़ा था, C इक्वल टू, और Q इक्वल टू आपने यानी कि कुल विभवांतर निकाला। ठीक है, संधारित्र के बीच। ठीक है, कुल विभवांतर निकालने के लिए हम क्या करें, देखिए ध्यान से। अब हमें यहाँ पर कुल विभवांतर निकालने के लिए कुल हमें आवेश पता होना चाहिए, C इक्वल टू Q/B आ गया। आवेश को हमने एक सूत्र पढ़ा था, C इक्वल टू Q इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, CV लिख देंगे। Q इक्वल टू क्या लिख देंगे, CV लिख देंगे भाई। Q इक्वल टू हम क्या लिख देंगे, CV, हमें कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, ठीक है। अब CV में C का मान हमें पता ही है कितना आया, 3 गुणे B का मान हमें पता है, इसके में जो वोल्टेज दिया गया वो हमें दिया गया 2 वोल्ट दिया गया, यानी कि 2 हो जाएगा, यानी कि बच्चों 3 दूनी कितने होते हैं, 6। अब 6 क्या हो जाएगा, माइक्रो कूलाम। माइक्रो कूलाम, ये बच्चों हमारा 6 आवेश आ गया। अब इस आवेश किसके बीच में आया है, ए और वी के बीच में, तुल्यधारिता जो थी उसके बीच में आवेश कितना आ गया है, 6 माइक्रोफैराड का, माइक्रो कूलाम का। अब बच्चों में निकालना है जो 4 माइक्रोफैराड वाला संधारित्र है, यानी कि जो 4 माइक्रोफैराड का एक संधारित्र है, इसके बीच में विभवांतर निकालना है। हम यहाँ पर लिख देंगे 4 म्यू एफ। ठीक है, वाले संधारित्र पर विभवांतर, इस पर विभवांतर कितना होगा, विभवांतर B इक्वल टू आपने एक सूत्र पढ़ा, Q/C। ठीक है, Q/C है, V इक्वल टू Q/C। अब यहाँ पर बच्चों हम इसका सही से आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, आंसर निकालेंगे। अब B हमें निकालना है, Q का मान हम निकाल चुके, कितना आ गया है, 6 माइक्रोफैराड। ठीक है, अपॉन C का मान हमें पता ही है कितना आया बच्चों है, C हमें यहाँ पर कितना रखना है, 4। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमसे क्या कह रहा है, देखिए जो हमें संधारित्र 4 माइक्रोफैराड संधारित्र, यहाँ पर जो C का मान दिया गया वो दिया गया 4 है,
तो हम क्या करेंगे, सी का मान कितना रखेंगे, 4 रखेंगे। ठीक है, इसको 2 से पहले काटिए, 2 दूनी 4, 2 3 6, यानी कि 3/2। इसको काटिए, 2 एकन 2 लगाए दशमलव बढ़ाया 0, 2 पंचे 10, यानी कि 1.5। यानी कि बच्चों इसके बीच में जो विभवांतर आएगा वो आएगा 1.5 वोल्ट। ठीक है, 1.5 वोल्ट। अब हमें यही दो चीजें निकालनी थी, दूसरा मान हमें ए निकालना था, पहला मान हमें ए निकालना था। अगर हमें ये मान निकालना था तो आवेश की हमें जरूरत पड़ती, इसीलिए हमें पहले आवेश निकालना पड़ा। ठीक है, तो आई होप आपको ये वाला न्यूमेरिकल अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर एक बार में समझ नहीं आया तो वीडियो को रिवर्स करके दोबारा देख लीजिए, क्योंकि बच्चों ये इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। ठीक है, अगला न्यूमेरिकल देखिए बच्चों। देखिए बच्चों, 5वां न्यूमेरिकल क्या है, इसको ध्यान से समझिए। मैं फिर बता रहा हूँ, सारे न्यूमेरिकल हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट। देखिए, इसमें कहा जा रहा है 60 वाट 220 वोल्ट तथा 100 वाट 220 वोल्ट के दो बल्ब श्रेणी क्रम में जोड़कर, उनको दो बल्बों को क्या किया गया, श्रेणी क्रम में जोड़कर 220 वोल्ट मेंस से संबंधित किए गए हैं। उनको क्या किया गया, 220 वोल्ट मेंस से संबंधित किया गया है। जब वो श्रेणी क्रम में जुड़े तो इनमें प्रवाहित होने वाली धाराओं की गणना करिए। तो इनमें धाराएं प्रवाहित हो रही हैं, उनकी गणना करना। यदि बल्ब समांतर क्रम में जोड़े जाएं, यदि जो बल्ब है वो समांतर क्रम में जोड़े जाएं, तब धाराएं कितनी होंगी। तो हम इसको करेंगे बच्चों सॉल्व, डायरेक्ट सॉल्व। ठीक है, अब बच्चों आपको पता है, अगर कई सारे समांतर का श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं, श्रेणी क्रम में जो बल्ब लगते हैं उनमें धारा समान होती है। ये चीज आपको लिख देनी है। क्या लिखना है, श्रेणी क्रम में लगे बल्बों में समान धारा बहती है। श्रेणी क्रम यानी कि जो भी श्रेणी क्रम होता है, श्रेणी क्रम में लगे श्रेणी क्रम में लगे बल्बों, श्रेणी क्रम में जो बल्ब लगे होते हैं, पेन नहीं चल रहा बच्चों को, नो प्रॉब्लम। श्रेणी क्रम में लगे बल्बों में समान धारा बहती है, या फिर आप लिख सकते हैं प्रवाहित होती है, प्रवाहित होती है। ठीक है बच्चों, यानी कि अगर कई सारे बल्ब समांतर श्रेणी क्रम में लगे तो उनमें जो धारा प्रवाहित होगी वो सभी में समान रहती है। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हम 60 वाट के लिए हल करेंगे, फिर 100 वाट के लिए हल करेंगे। तो हम 60 वाट यानी कि जो 60 वाट है, 60 वाट के बल्ब का प्रतिरोध, सबसे पहले हम 60 वाट के बल्ब का प्रतिरोध निकालेंगे। ठीक, कितना आ जाएगा, देखिए इसको मान लेंगे पहला, सॉरी बच्चों, इसको मान लेंगे R1। ठीक है, क्या हो जाएगा, प्रतिरोध V1 स्क्वायर होता है B स्क्वायर अपॉन R, P स्क्वायर हो जाएगा, B स्क्वायर अपॉन P होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर कितने वाट की बात की जा रही है, यहाँ पर कितने वोल्ट की बात की जाए, देखिए B स्क्वायर, यहाँ पर 220 वोल्ट है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 220 का स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन में क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। जब बच्चों आप 220 का स्क्वायर करके 60 से भाग दो दोगे, यानी कि आप इसका स्क्वायर कर दीजिएगा और इसको 60 से भाग दे देना। जब आप इसको 60 से भाग दे जाओगे तो आपका 807 ओम आ जाएगा, 807 ओम। आप लोग इसको भाग दे दीजिए। अगर हम गुणा करके इसमें इसका जो वर्गमूल निकालें, या वर्गमूल मिलने मतलब इसका मतलब है कि आप इसको 2 बार लिखकर इसकी गुणा कर देना। ठीक है, तब भी आ जाएगा। अब बच्चों 60 वाट के लिए हमने जब निकाला तो हमारा 807 ओम आया है। अब इसी प्रकार बच्चों 100 वाट के बल्ब के लिए, 100 वाट के बल्ब का प्रतिरोध, इसको बच्चों हम क्या करेंगे, R2 मान लेंगे। क्या, ठीक है, क्या हो जाएगा, B1 स्क्वायर हो जाएगा अपॉन में B2 स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर दूसरा है, और P2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखिए, यहाँ पर भी जो हमारा प्रतिरोध है, वो जो हमारा वोल्टेज है वो तो समान है, लेकिन P का मान यहाँ पर चेंज है, कितना है, 100 है। अब बच्चों इसका आप स्कोर करके आप इसको भी जब 100 से भाग दे दो जाओगे तो आपको आ जाएगा 484 ओम। ठीक है, इन मानों को आप लोग निकाल लेना, क्योंकि 220 गुने 220 करना, जो आ जाए उसको 100 से भाग कर देना। ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा। तो बच्चों हमने क्या किया, जब इनको श्रेणी क्रम में जोड़ा गया तो हमारा मान आ गया। अब यार बच्चों हमें इनका कुल प्रतिरोध भी तो चाहिए, क्योंकि ये दोनों अलग अलग प्रतिरोध आ गए। ठीक है, तो बच्चों हम निकालेंगे श्रेणी क्रम में, जो हमारा श्रेणी क्रम दिया गया है, श्रेणी क्रम में परिणामी, या आप लिख सकते हैं कुल प्रतिरोध, परिणामी प्रतिरोध।
परिणामी प्रतिरोध को हम लिखते हैं R से। R इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमारा R1 और R2 दो मान है प्रतिरोधों के, R2 है R1 है, इन दोनों को अगर हम जोड़ दें तो हमारा परिणामी प्रतिरोध आ जाएगा। तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको ध्यान से देखिए, R1 का मान कितना है 807 ओम प्लस बच्चों R2 का मान है 484 ओम। ठीक है, इन दोनों को आप लोग जोड़ दीजिएगा, ये जो दो मान है इन दोनों को जोड़िए। देखिए 8 7 कितने होते हैं 15 हो जाए, 8 4 कितने होते हैं या 11, 8 4 11 हो जाएंगे, 11 को 8 1 9 हो जाएंगे। ठीक है, एक हासिल वाला 8 4 कितने होते हैं 12, 1291 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों 1291 ओम। यानी कि जो R का मान आ गया, कुल प्रतिरोध आ गया, वो बच्चों हमारा आ गया 1291 ओम। ठीक है, ये बच्चों हमारा इसका प्रतिरोध आ गया। ठीक है, अब ये प्रतिरोध कब आया, जब बच्चों इस श्रेणी क्रम की बात हुई थी। ठीक है, तो श्रेणी क्रम में प्रतिरोध इतना आ गया। फिर क्या कह रहा है, इसको ध्यान से देखिए, फिर कह रहा है कि इसको 220 वोल्ट मेंस से संबंधित कर दें तो इसमें प्रवाहित होने वाली धारा। अब इसको 220 वोल्ट मेंस से हम संबंधित कर रहे हैं, बल्ब जो हमारा बल्ब है इसको क्या कर रहे हैं 220 वोल्ट मेंस से जुड़े हैं। ठीक है, अतः तो हम क्या करेंगे, अतः प्रत्येक किसमें, प्रत्येक में, हर एक में, प्रत्येक में धारा, तो हमें सभी में धारा निकालनी ना। तो धारा क्या होता है बच्चों, I इक्वल टू होता है B/R, ऐसा ही तो सूत्र होता है। तो बच्चों यहाँ पर B क्या मान क्या है 220 वोल्ट दे रहा है, 220। अब बच्चों R का मान हमें निकालना है, R का मान हम निकाल चुके हैं, ये वाला 1291 को जब आप इस 220 से भाग दे दोगे, 220 को 1291 से जब भाग दे जाओगे तो बच्चों आपका आंसर आ जाएगा 0.17 और मात्रा किस में आ जाएगा, एम्पियर में। यानी कि यहाँ पर बच्चों जो धारा आई है वो आई है 0.17 A4 एम्पियर। तो इसमें तो बच्चों हमारी 0.7 एम्पियर की धारा प्रवाहित होगी। ठीक है, अब बच्चों बात करते हैं समांतर क्रम की, क्योंकि अब हमने किस में हल कर लिया है, अभी हमने श्रेणी क्रम में हल किया है। ठीक है, क्योंकि अब यहाँ पर देखिए फिर क्या कहता है, प्रवाहित होती है। तो यदि बल्ब समांतर क्रम में जोड़े जाएं तब धारा कितनी हो जाएगी। अब इनको क्या किया जाएगा, हम समांतर क्रम में जोड़ेंगे। अब जब हम समांतर क्रम में जोड़ेंगे तब भी हमें धारा की गणना करनी पड़ेगी। ठीक है, अब एक बात याद रखना बच्चों, अगर वो श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो उनमें धाराएं समान रहती हैं। अगर वो समांतर क्रम में जोड़े गए हैं और उनमें क्या होता है विभवांतर, यानी कि जो B का मान होता है वो समान होता है, दोनों में एक जैसा रहता है। ठीक है, तो हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर अगर आप लिखना चाहें तो लिख देंगे समांतर, लिख लीजिए आप समांतर क्रम में जुड़े होने पर लिख लीजिए, नहीं तो आप भूल जाएंगे। समांतर क्रम में जुड़े दोनों बल्ब, हमारे दो बल्ब हैं। ठीक है, दोनों बल्बों पर मेंस, जो हमारा मेन फेस दिया गया है, मेंस कितना है 200, मेंस से प्राप्त विभवांतर हमारा 220 वोल्ट मेंस है। मेंस से हमारा जो विभवांतर प्राप्त होता है, प्राप्त विभवांतर यानी कि जो मेंस से विभवांतर प्राप्त होता है वो 220 वोल्ट है। ठीक है, 220 वोल्ट जो कैसा रहेगा बच्चों, सभी में कैसा रहेगा, हमारा समान रहेगा। क्या होता है, समान होगा, आप लिख सकते हो। परंतु नोट, आप अगर लिखना चाहें नोट, परंतु धाराएं, हमारी जो इनकी धाराएं होगी बच्चों वो अलग अलग होती हैं, अलग अलग। ठीक है, यानी कि जो धाराएं होंगी वो अलग अलग होंगी। ठीक है, इतना तो आपको पता हो गया, धाराएं हमारी अलग अलग होंगी। अब हमें दोनों की धाराएं निकालनी पड़ेंगी। पहली धारा 60 वाट के लिए निकालेंगे हम, 60 वाट के बल्ब में धारा, हमारा जो 60 वाट का बल्ब है उसमें धारा कितनी हो जाएगी, इसको हम लिख देंगे I1 से, धारा P1/B हो जाएगी। अब P1 का मान हमें पता ही है कितना है, यहाँ पर 60 की बात कर रहा है, और B का तो मान हमें पता ही है कितना है 220 वोल्ट। अब इसको आप जब भाग कर दोगे तो आपका जो आंसर आ जाएगा, आप इसको भाग कर लेना, आप कैलकुलेटर मोबाइल से कहीं से कर लेना। ठीक है, 273.273 एम्पियर आ जाएगा। ठीक है, इसकी धारा इतनी आ जाएगी। ठीक है, अब बच्चों अगर 100 वाट की बात करें, 100 वाट के बल्ब में धारा, अब इसको लिख देंगे बच्चों I2 से। अब क्या हो जाएगा, P2/V हो जाएगा। P2 का मान यहाँ पर 100 है, B का मान 220 वोल्ट है। अब इसको जब आप भाग कर देना, जब आप इसको भाग करोगे इन दोनों मानों को, यानी कि आपको निकालने के लिए इनको भाग करना पड़ेगा, जब आप इन दोनों को भाग कर दोगे तो आ जाएगा 0.454 एम्पियर। ठीक है,
इतना आ जाएगा। और बस यही अब हमारे इनमें इसमें धारा कितनी आ गई, ये दोनों धाराएं अलग अलग आ गई। और इसमें हमारी जो देखिए जब हमने समांतर क्रम में जोड़ा तब भी हमने धाराएं निकाल ली, और श्रेणी क्रम की धाराएं हमारे पास है कितनी है, इतने एम्पियर है, और इतना ही हमें हल करना था और पूरा न्यूमेरिकल हमारा सॉल्व हो गया। तो इस तरीके से आपको हर एक न्यूमेरिकल को सॉल्व करना रहेगा। तो इसी प्रकार से आपको हर एक न्यूमेरिकल को अच्छे से सॉल्व करना है स्टेप बाय स्टेप। ठीक है बच्चों, अगला न्यूमेरिकल देखिए।